हाय दोस्तों, एजुकेशन प्लस में एक बार फिर जोश के साथ आप लोगों का स्वागत है। सिंधु सभ्यता हमने कल ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग वैदिक सभ्यता पे आते हैं। तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आगे अग्रसर करते हुए तो वैदिक सभ्यता जानते हैं। वैदिक सभ्यता शब्द से ही स्पष्ट है कि जो सिंधु सभ्यता के बाद जो काल आया उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ये 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। जीवन यापन का मुख्य आधार पशुचारण था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सिंधु सभ्यता नगरीकरण था, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए ग्रामीण ग्रामीण परिवेश था। मतलब कोई सभ्यता नहीं थी। आर्यों का मुख्य इतिहास वेद से पता चलता है। वेद 4 प्रकार के थे उस समय: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो दोस्तों, आप लोग एक कृपा करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जहाँ से जहाँ हो सके मटेरियल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी क्वालिटी और पढ़ाने का पता चलता है। लेकिन 100% ये है कि अगर वैदिक सभ्यता से जो भी पढ़ा दिया जाएगा उससे बाहर नहीं आएगा। तो आगे हम लोग पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, इसको पूर्व वैदिक सभ्यता कहते हैं। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल को, जो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक है। ऋग्वेद, जो उस समय के ऋग्वेद थे और जो उस समय उसको पढ़ते थे, जैसे आज के समय ब्राह्मण है, उस समय उसको पढ़ने वाले को होत्रु कहते थे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते थे। यजुर्वेद का जो पाठ करता था उसे अधार्यु कहते थे। शब्द पे थोड़ा से न जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो इतना तो आप समझते ही हैं। सामवेद को पाठ करने वाले को उद्रातु कहते थे और अर्थवेद की पाठ को ब्रह्मा कहते थे। तो ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद की अनेक बातों का उल्लेख अवेस्ता में मिलता है। अवेस्ता जो है ईरान की भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया, जो बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ के निवासी थे। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के समाज सुधारक हैं, उनका मानना था कि ये तिब्बत के आए थे। नेहरिंग व प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार ये दक्षिणी रूस के थे। गाइस महोदय के अनुसार ये हंगरी तथा डेन्यूब क्षेत्र के थे, जो यूरोप में पड़ता है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार ये सप्त सैंधव प्रदेश के थे। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और दूसरी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी थी। गंगा का एक बार उल्लेख, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया। यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए, जो ऋग्वेद के समय आर्य थे, वो अपने को सप्त सैंधव जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ के लिए प्रयोग करते थे। वे कहते थे कि मैं सप्त सैंधव प्रदेश का हूँ। हिमालय और उसकी चोटी मुंजवत, ये दोस्तों मुंजवत है, ये एक शब्द है, का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद काल की नदियाँ जो हैं दोस्तों, इसमें देख सकते हैं सतलज को उस समय शतुद्री कहते थे, रावी को पुरुषड़ी कहते थे, चेनाब को अस्किनी कहते थे, झेलम को वितस्ता कहते थे,
ब्यास को बिपाशा कहते थे, गोमल को गोमती कहते थे, काबुल को कुंभा, घग्गर को द्विशद्विती, गंडक को सदा नीरा, कुर्रम को क्रुमु, सिंध को सिंधु कहते थे, स्वात को सुवस्तु कहते थे, जो अफगानिस्तान में। तो दोस्तों ये नदियाँ तो ज़रूर याद कर लेना, एकदम दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा पूछ देता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। बस दोस्तों यहीं तक, इसके बाद और हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा है, मटेरियल कैसा है, तो उससे आपका भी नॉलेज इन्हेंस, मैं बार बार कहूँगा कि आपका नॉलेज इन्हेंस होगा और हमारा भी होगा। तो ये म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों लोग की बढ़ेगी और दोनों लोग के विचारों में गहराई आएगी। थैंक यू सो मच।